कभी सोचा है कि एक नाम या लोगो की कीमत करोड़ों में कैसे हो सकती है? आज हम कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प ट्रेडमार्क लड़ाइयों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कंपनियां अपनी पहचान बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लगता है, क्या कॉमन है इनमें? सिर्फ ये कि ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं? नहीं, इनके बीच एक ऐसा कनेक्शन है जो किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक बहुत जरूरी सबक है। बिल्कुल सही। इन सबको अपने नाम के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा, और उनकी ये लड़ाइयां हमें ब्रांडिंग की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक कि भाई नकल करने की कीमत ना बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। अब इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्टारबक्स वर्सेस सरदार बख्श का केस। हुआ ये कि भारत में एक कॉफी चेन सरदार बख्श नाम से खुल गई। अब इसका लोगो और नाम दोनों ही स्टारबक्स से इतने मिलते जुलते थे कि साफ पता चल रहा था कि ये एक बड़े ब्रांड की सफलता को भुनाने की कोशिश है। और फिर नतीजा क्या हुआ? देखिए, स्टारबक्स का ट्रेडमार्क इंडिया में रजिस्टर्ड था। उन्होंने केस किया और वो जीत गए। सरदार बख्श को न सिर्फ अपना नाम और लोगो बदलना पड़ा, बल्कि इस पूरी कानूनी लड़ाई में उनका अच्छा खासा पैसा भी लग गया। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? नकल करना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता। और ये कहानी सिर्फ नाम और लोगो तक ही सीमित नहीं है। वर्लपूल के केस में तो एक इंडियन कंपनी ने एक कदम और आगे बढ़कर न केवल ट्रेडमार्क बल्कि उनके पेटेंट, मतलब प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी तक कॉपी कर डाली। शायद उन्हें लगा कि एक इंटरनेशनल ब्रांड की नकल करना आसान होगा, लेकिन वो गलत थे। उस भारतीय कंपनी को अपनी इस गलती के लिए 30 से 40 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ा। ये हमें दिखाता है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स की नकल करने का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबक पर। कभी कभी ना जो सबसे आम शब्द होते हैं वही ब्रांड बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो जेनेरिक नाम होते क्या हैं? देखिए, ये वो शब्द हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन या फिर एप्पल। अब ऐसे शब्दों पर किसी एक कंपनी का पूरा अधिकार होना, मतलब एक्सक्लूसिव राइट होना, लगभग नामुमकिन है। अब इसका सबसे बड़ा और रीसेंट एग्जाम्पल है फोन पे वर्सेस भारत पे का मामला। फोन पे कोर्ट गया और उनका तर्क ये था कि पे शब्द के इस्तेमाल से कस्टमर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि भारत पे भी उन्हीं की कंपनी का कोई हिस्सा है। लेकिन कोर्ट का फैसला आया भारत पे के हक में। कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई, पे तो पेमेंट के लिए एक आम शब्द है, और सिर्फ स्पेलिंग में थोड़ा सा बदलाव करके, जैसे पे को पीई लिख देने से, कोई उस शब्द पर अपना अकेला हक नहीं जता सकता। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है, अगर कोई जेनेरिक नाम चुनता है तो उसे मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर बेहिस्सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ताकि लोग उस नाम को सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांड से जोड़कर देखें, वरना कोई भी उस शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे सबक की, जो जुड़ा है आज की डिजिटल दुनिया से। यहाँ लड़ाई अब दुकानों में नहीं, बल्कि हमारी स्क्रीन पर लड़ी जाती है। और इस ऑनलाइन लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार है साइबर स्क्वॉटिंग। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, किसी मशहूर ब्रांड के नाम पर डोमेन नेम रजिस्टर कर लेना और फिर बाद में या तो उसे ऊंची कीमत पर उसी ब्रांड को बेचना या फिर उसके ट्रैफिक से पैसे कमाना। इंडिया में इसका जो सबसे पहला और लैंडमार्क केस था वो था याहू का। एक शख्स ने yahooindia.com नाम का डोमेन रजिस्टर करवा लिया था। याहू ने उस पर केस किया और वो जीत गए। इस केस ने साबित कर दिया कि ट्रेडमार्क के कानून ऑनलाइन दुनिया में भी पूरी तरह लागू होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, जो प्लेटफॉर्म्स ये डोमेन नेम बेचते हैं, जैसे कि GoDaddy, उनका क्या? अगर कोई वहां से किसी और के ब्रांड नाम पर डोमेन खरीदता है तो गलती किसकी है, खरीदने वाले की या बेचने वाले प्लेटफॉर्म की? अब देखिए, ऑस्कर चलाने वाली एकेडमी ने GoDaddy पर केस कर दिया, क्योंकि उनकी साइट पर oscar2011.com जैसे कई डोमेन बिक रहे थे। और GoDaddy का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि वो तो बस एक न्यूट्रल ब्रोकर है, उनका एक सिस्टम है, कोई शिकायत करता है तो वो कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते हैं और फिर उस हिसाब से डोमेन रद्द कर देते हैं। और जानते, कोर्ट ने ये बात मान ली। फैसला ये आया कि GoDaddy जैसे प्लेटफॉर्म्स की कोई गलती नहीं है, जिम्मेदारी उस यूजर की है जो धोखाधड़ी के इरादे से वो डोमेन खरीद रहा है।
और अब आते हैं हमारे आखिरी सबक पर, जो हमें बताता है कि ब्रांड की सुरक्षा सिर्फ नाम और लोगो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा है। जैसे कोका कोला और बिस्लेरी का केस ले लीजिए। बिस्लेरी ने कोका कोला को इंडिया में अपना ट्रेडमार्क यूज करने का लाइसेंस दिया, लेकिन एग्रीमेंट में ये क्लियर नहीं था कि क्या बिस्लेरी तुर्की जैसी दूसरी जगहों पर भी ट्रेडमार्क यूज कर सकती है या नहीं। बस इसी कन्फ्यूजन की वजह से विवाद खड़ा हो गया। ये केस बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक एक डिटेल का साफ होना कितना जरूरी है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। क्या हो अगर दो ब्रांड का नाम तो सेम हो, लेकिन वो काम बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्री में कर रहे हों। जैसे ज़ारा, जो कपड़ों के लिए फेमस है, और एक लोकल फूड बिजनेस जिसका नाम भी ज़ारा था। इस केस में जीत हुई ज़ारा फैशंस की। कोर्ट का कहना था कि ज़ारा कोई आम शब्द नहीं है, ये एक बनाया हुआ शब्द है, और कानून की नज़र में ऐसे नाम बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, भले ही इंडस्ट्री बिल्कुल अलग क्यों ना हो, ताकि कस्टमर्स के बीच कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इन सारे केसेस से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ समराइज करते हैं। 4 बातें हैं जो गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, हमेशा ओरिजिनल रहें, क्योंकि नकल बहुत महंगी पड़ सकती है। दूसरी, जेनेरिक नामों से बचकर रहें या फिर बहुत जबरदस्त मार्केटिंग के लिए तैयार रहें। तीसरी, अपनी ऑनलाइन पहचान पर कड़ी नजर रखें। और चौथी, अपने कानूनी समझौतों में हर छोटी बड़ी बात को बिल्कुल साफ साफ लिखें। तो आखिर में बस यही सवाल है जो सोचने वाला है, कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किसी का ब्रांड वाकई में पूरी तरह से सेफ है? आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।